इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें इंडियन एयरलाइंस का एक मुसाफिर तैयारा जुमेरात को अहमदाबाद के हवाई अड्डे से परवाज करते ही जमीन पर गिरकर तबाह हो गया। यह जहाज हवाई अड्डे के नजदीक एक रिहायशी इलाके पर गिरा। जहाज के गिरते ही आग का गहरा मरगोला उठा और उसने आसपास की इमारतों को भी अपनी जद में ले लिया। यह दर्दनाक वाकया दोपहर में रूनुमा हुआ। मुकामी इमारतों के भी दर्जनों अफराद इस हादसे में बुरी तरह जख्मी हुए हैं। हादसे के वक्त पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। एयर इंडिया की फ्लाइट 171 अहमदाबाद से लंदन की परवाज पर थी। इस पर अमला समेत 242 अफराद सवार थे। जमीन पर गिरने की शिद्दत और आग लगने से यह जहाज पूरी तरह तबाह हो गया है। एयर इंडिया ने हादसे का शिकार होने वाले जहाज के मुसाफिरों के करीबी रिश्तेदारों से अपील की है कि वो मरने वाले मुसाफिरों की शनाख्त के लिए अपने डीएनए का सैंपल जमा करा दें। मुसाफिरों के रिश्तेदार बड़ी तादाद में सिविल अस्पताल के बाहर जमा थे। ये मुसाफिर तैयारा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर साख्त का था। इसको चलाने वाले तजुर्बाकार पायलट्स थे। इसे पैसेंजर सेफ्टी के मामले में मॉडर्न इंजीनियरिंग का शाहकार तस्वुर किया जाता है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक इसमें हाईटेक वीडियो गेम कंट्रोलर की तरह एक फ्लाई बाय वायर निज़ाम नस्ब है। इसमें पायलट जो हिदायत देता है, इस निज़ाम का कंप्यूटर जहाज को खुदकार तरीके से परवाज को उसी पोजीशन में ला देता है। ये तो एविएशन सेफ्टी के माहिरीन गहरी तफ्तीश और तहकीक के बाद ही बता सकेंगे कि इंडियन एयरलाइंस का ये तैयारा परवाज करने के चंद ही मिनट में हादसे का शिकार कैसे हुआ। इंडियन एयरलाइंस के इस तैयारे पर 169 इंडियन शहरी, 53 बरतानवी नेशनल, 7 पुर्तगाली और 1 कैनेडियन मुसाफिर के अलावा 2 पायलट और 10 क्रू मेंबर्स सवार थे। इत्तलात के मुताबिक इनमें से 1 मुसाफिर जिंदा बच गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बीबीसी को बताया है कि अब तक कम से कम 204 लाशें निकाली जा चुकी हैं। ये इंडिया में गुज़िश्ता 2 अशरे में रूनुमा होने वाला बदतरीन फ़दाई हादसा है। इंडिया के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस हादसे को एक इंतहाई दर्दनाक सानहा करार दिया है। बरतानिया, फ्रांस, इटली और दीगर मुल्कों के रहनुमाओं ने भी इस हादसे पर अपने गम का इजहार किया है। आप जो देख पा रहे हैं वो एयर इंडिया की वो क्रैश फ्लाइट की एक पंख है, एक विंग है जो यहाँ पर टूटकर गिरी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से फ़िलहाल जली हुई है। उस तरफ आप देख पा रहे होंगे कि एक दीवार है जो सीमेंट की दीवार, वो टूट गई है और पीछे जो ट्रीज़ हैं वो ट्रीज़ भी है जो पूरी तरह से जल चुकी है। फ़िलहाल यहाँ पर कंप्लीट केओस है और लोग जो हैं अथॉरिटीज़ ने यहाँ पर फ़िलहाल हेवी मशीनरीज़ जो है वो हेवी मशीनरीज़ को यहाँ पर बुलाया है, जिससे कि जो सर्वाइवर्स हैं उन सर्वाइवर्स को ढूंढा जा सके। आप यहाँ पर मुझे अभी तक यहाँ पर जब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे पेट्रोल के जलने की स्मेल अभी तक मुझे महसूस हो रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो फ़्लाइट की जो विंग है, एक विंग शायद ये राइट साइड की विंग है, ये राइट साइड की विंग यहाँ पर इस तरह से टूट कर यहाँ पर गिरी हुई है और दूसरी विंग जो है इस बिल्डिंग के उस तरफ गिरी हुई है ऐसा माना जा रहा है। और ये बिल्डिंग जो सामने दिख रही है, इस बिल्डिंग के साथ बिल्डिंग फ़्लाइट जो है वो क्रैश हुई थी। अभी तक यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। पिछले कुछ घंटों से कांस्टेंट लोग जो हैं वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और सामने आप जो ये बिल्डिंग्स हैं, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। मैं आपको बता दूं कि ये अहमदाबाद का मेघानी नगर एरिया का इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का कैंपस माना जाता है। इसे न्यू मेंटल कैंपस भी माना जाता है। और ये जो हॉस्पिटल है, ये अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल है, उसका जो स्टाफ है, उसका स्टाफ यहाँ पर इन बिल्डिंग्स में रहता था। 2 बिल्डिंग्स पूरी तरह से यहाँ पर जली हुई आप देख पा रहे होंगे कि जो प्लेन है वो यहाँ पर इन बिल्डिंग से क्रैश हुई थी। और उसके बाद जो है यहाँ के आसपास के लोगों ने बड़ी आवाज़ सुनी थी और बड़ा जो धुआं है वो धुआं उन्होंने देखा था। और उसके बाद यहाँ पर लोग आए थे और रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद शुरू हुआ था। और इसके अलावा और आगे जो सरकारी तंत्र है उसने अभी तक किसी तरह की क्लैरिटी नहीं दी कि ये जो हादसा है उसके पीछे का रीज़न क्या है, किस तरह से यह हादसा हुआ है। क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट के रनवे के पास में
ये जो क्रैश है ये क्रैश हुआ था टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद तुरंत ये जो प्लेन है ये प्लेन यहाँ पर क्रैश हो चुकी थी। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर न सिर्फ पुलिस अथॉरिटीज़ बट उसके साथ साथ आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और वॉलेंटियर्स कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस और NSG के जवान जैसे कई लोग जो हैं वो फ़िलहाल इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। मैं इस वक्त लंदन में गैटविक एयरपोर्ट के नॉर्थ टर्मिनल पर खड़ा हूँ। यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि डिपार्चर लाउंज है और लेफ़्ट और राइट पे बहुत सारा मीडिया है जिसको यहाँ पर इस एरिया में कॉर्डन ऑफ किया गया है। यहाँ से बाहर फिल्म करने की इजाज़त नहीं है। ये मीडिया और ये सारे लोग जो है वो तब से यहाँ पर मौजूद हैं जब एयर इंडिया की इस फ्लाइट की क्रैश की इस घटना की जो है वो न्यूज़ ब्रेक हुई थी। यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी नई अपडेट का एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ से बात करके कोई नई इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी तक लोगों को इस बात का भी इंतज़ार है कि उस एयर इंडिया की फ़्लाइट पर जो पैसेंजर सवार थे जिनमें इंडियन नेशनल्स भी थे, फिर उसके अलावा 50 से ज़्यादा ब्रिटिश नेशनल्स भी थे, उनकी कोई रिलेटिव्स, कोई रिश्तेदार यहाँ पर आएंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, तो उनसे भी बात की जाए। लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ का इस बारे में जो है वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो रिवील नहीं कर रही। उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसे रिलेटिव्स के लिए जो कि यहाँ पर आना चाहते हैं उनके लिए एक रिसेप्शन या इंफॉर्मेशन डेस्क क्रिएट किया है और इस डेस्क पर जो है वो पैसेंजर्स आ सकते हैं। लेकिन ये डेस्क कहाँ पर है, एयरपोर्ट के अंदर है या बाहर किसी और बिल्डिंग में है, इस बारे में एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ अभी ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं कह रही। एक और चीज़ जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि ब्रिटिश जो कुछ एक्सपर्ट्स हैं, एविएशन एक्सपर्ट्स हैं, वो इस क्रैश की इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए अब इंडिया जाएंगे। इसकी वजह यही है कि इंडियन नेशनल्स तो इस फ्लाइट पर सवार थे, साथ साथ ब्रिटिश नेशनल्स भी थे। अभी एक और जो अपडेट थी वो ये कि जो इस फ्लाइट में अपेरेंटली जो एक सर्वाइवर है वो भी ब्रिटिश नेशनल है। बहरहाल अभी हम यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार है कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ की तरफ से कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई अपडेट दी जाए। ईरान में सुबह के 4 बजे के करीब दारुल हुकूमत तेहरान के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। इसके कुछ ही देर बाद इसराइली वज़ीर दिफा ने तस्दीक की कि इसराइल ने ईरान पर हमले कर दिए हैं। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाकरी, पास्तारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी और जोहरी तवानाई के तंजीम के साबिक सरबराह फरीदून अब्बासी इस हमले में हलाक हो गए हैं। ईरानी सरकारी टीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलों में शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया और हलाक होने वालों में बच्चे भी शामिल थे। इसराइली वज़ीर आज़म बनियामीन नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल के हमले ने ईरान के जोहरी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया है। उनका कहना है कि इसराइल ने ईरान के शहर नतंज में ईरान की मरकज़ी जोहरी अफजूदगी के सेंटर को निशाना बनाया है, जो ईरान के दारुल हुकूमत से 225 किलोमीटर के फासले पर है। अमेरिका का कहना है कि इसका इन हमलों में कोई किरदार नहीं है और इसकी अव्वलीन तरजीह खित्ते में अमरीकी फ़ौजियों की हिफाजत करना है। खबर रिसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि इस हमले से इसराइल ने अपने लिए तल्ख किस्मत का इंतखाब किया, जिसका सामना इसे करना ही पड़ेगा। इसराइल ने ईरान में मुतादिद मकामात पर हमले किए हैं। इस हमले में ईरान की 2 जौहरी तंसीबात नतंज और अराक को निशाना बनाया गया है। ईरान की इन 2 अहम जौहरी तंसीबात पर एक नज़र डालते हैं। नतंज में यूरेनियम अफसूदगी की फैसिलिटी। नतंज ईरान में यूरेनियम की अफसूदगी का अहम मकाम है, जो तेहरान से तकरीबन 250 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है। ये सहूलत 3 बड़ी ज़ेर ज़मीन इमारतों पर मुश्तमिल है, जो 50,000 सेंट्रीफ्यूजेस को चलाने की सलाहियत रखती है। ताहम इस वक्त वहाँ तकरीबन 14,000 सेंट्रीफ्यूजेस नस्ब हैं, जिनमें से तकरीबन 11,000 काम कर रहे हैं ताकि यूरेनियम को मखसूस हद तक साफ़ किया जा सके। खुंदाब रिएक्टर, जिसे पहले अराक हैवी वाटर रिएक्टर के नाम से जाना जाता था, ईरान की जौहरी तंसीबात में से एक है, जो सूबा मरकजी के शहर खुंदाब के करीब वाक़ है। तहकीकी रिएक्टर के तौर पर डिज़ाइन किया गया ये प्लांट ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में तशवीश का बायस था, क्योंकि इसके पास प्लूटोनियम तैयार करने की सलाहियत है, जिसे जौहरी हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तंसीबात के अलावा ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट्स में इस्फहान यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट, बोशर और कारून न्यूक्लियर पावर प्लांट और पार्चन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का कहना है कि ईरान में हुकाम ने उन्हें मुत्तला किया है कि नतंज पर हुए हमले के बाद इस जौहरी तंसीब में ताबकारी या रेडिएशन की सतह में कोई इजाफा नहीं देखा गया है। अगर बाकायदा जंग हो तो दोनों का क्या मुकाबला है? दोनों एक दूसरे को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं?
इसराइल और ईरान की दुश्मनी सख्त है और ये ख़तरा मंडलाता रहता है कि किसी भी वक्त जंग हो सकती है। लेकिन अगर जंग हो तो फौजी लिहाज से कौन कितना ताकतवर है? ईरान इसराइल से बहुत ज़्यादा बड़ा मुल्क है और उसकी आबादी भी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 10 गुना ज़्यादा है। लेकिन इसराइल अपने दिफाई बजट पर ईरान से कहीं ज़्यादा खर्च करता है। ईरान के हाजिर सर्विस फौजी इसराइल के मुकाबले में तकरीबन 6 गुना ज़्यादा हैं। लेकिन इसराइल के पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बेहतरीन जदीद तैयारों से लैस एयर पावर है। उसके पास 241 लड़ाका तैयारे और 48 तेज हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि ईरान के पास 186 फाइटर जेट्स और सिर्फ 13 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। दोनों ममालिक ने अभी तक अपनी बहरी अफवाज की ज्यादा सलाहियतों का मुजाहरा तो नहीं किया, लेकिन अगरचे वो जदीद बुनियादों पर ना भी हो, फिर भी ईरान की बहरी फौज के पास 101 जहाज हैं, जबकि इसराइल के पास 67 हैं। ईरान ने इराक के साथ जंग के बाद से अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स पर ज्यादा काम किया और शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन्स बनाए, जो मुबैना तौर पर उसने मशरक़ वस्ता में अपने हरीफों को भी मुहैया किए हैं। हुसी बागियों की तरफ से सऊदी अरब पर दागे मिसाइलों के तजिए से भी ये मालूम हुआ था कि वो ईरानी साख्त के थे।